अनएक्सपेक्टेड है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हिल गए। और भगवान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सद्बुद्धि आए और अगर वो इस युद्ध को रोक दें, कुछ बातचीत कर लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तो शायद दुनिया का कुछ भला हो जाए। खैर, उधर ईरान और अमेरिका भिड़े पड़े। यहां देश की पॉलिटिक्स में कौन भिड़ा पता है आपको? राघव चड्ढा और केजरीवाल की टीम भिड़ गई है। राघव चड्ढा वर्सेस केजरीवाल, क्यों मचा बवाल? राघव चड्ढा कौन सा तूफान लाने वाले? स्वाति मालीवाल पर चुप्पी, राघव चड्ढा पर एक्शन। केजरीवाल के सामने क्या मुसीबत आ गई? टीम केजरीवाल ने राघव चड्ढा को लेकर क्या खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर। इस वक्त राजनीति में केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच बवाल की बहुत चर्चा हो रही। राघव चड्ढा केजरीवाल की टीम का प्रमुख चेहरा रहे, लेकिन सीन ऐसा पलट गया कि अब राघव चड्ढा पर केजरीवाल की टीम धड़ाधड़ अटैक कर रही। ऐसा बवाल मचा कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने किनारे लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने कल राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। संसद में उनको बोलने के लिए समय नहीं देने के लिए कह दिया कि इसको मत बोलने देना। आज जब राघव चड्ढा बोले तो आम आदमी पार्टी में तूफान आ गया। केजरीवाल एंड टीम एक साथ राघव चड्ढा पर टूट पड़ी। जिस बात को कल तक छिपाया जा रहा था, आज एक सुर में राघव चड्ढा पर आरोप लगाए, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया कि राघव चड्ढा पर एक्शन आखिर हुआ क्यों। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल से बनी दूरी राघव चड्ढा को भारी पड़ गई? क्या संसद में आम जनता के मुद्दे उठाना राघव चड्ढा को भारी पड़ गया? क्या राघव चड्ढा को उनकी बढ़ती लोकप्रियता भारी पड़ गई? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में दूसरे स्वाति मालीवाल साबित हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी से तो नहीं निकाला गया है, लेकिन साइडलाइन जरूर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, बीजेपी के करीब जा रहे हैं, डर गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा को कोसने वाली उनकी पार्टी यह नहीं बता पाई कि स्वाति मालीवाल पर फिर एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि तो वो भी तो पार्टी लाइन से अलग चल रही है। राघव चड्ढा ने आज अपनी पार्टी पर क्या आरोप लगाए? उन्होंने क्यों कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझिएगा? वो कौन सा तूफान लाने वाले हैं? क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी में मचे इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी खबर और अंदर की बात बताओ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जो डर गया समझो मर गया। विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया, तो आज राघव चड्ढा खुलकर सामने आ गए। उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे दी। डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर राघव चड्ढा ने पोस्ट किया कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। इसके साथ ही सवाल पूछा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत है? सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा, इसके बाद बताता हूं कि उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी क्यों भड़क गई और उन्होंने क्या खुलासा किया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, जिनमें राघव चड्ढा की छवि बिल्कुल अलग है। वो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छाए रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि अक्सर राघव चड्ढा पार्टी के मुद्दे पर उस तरह से खुलकर नहीं बोल रहे थे जैसे दूसरे नेता बोलते हैं। भाई आपको तो पार्टी ने भेजा ना, तो पार्टी की बात तो बोलिएगा ना कम से कम। आप पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी ने आपको अपनी आवाज उठाने के लिए भी तो भेजा है। यही बात आम आदमी पार्टी को खटक रही थी। अभी तक तो कोई खोलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब राघव चड्ढा भी खुलकर बोल रहे हैं, उधर से केजरीवाल की टीम भी खुलकर बोल रही है। आज जब राघव चड्ढा ने आरोपों का पुलिंदा खोला तो आम आदमी पार्टी के नेता भी खुलकर बोलने लगे। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा वहां पर मौजूद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर,
लेकिन वो मोदी सरकार से कुछ पूछते ही नहीं, पार्टी लाइन पर चलते ही नहीं। पार्टी कहती है कि भाई सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लाना है, साइन करो, साइन नहीं करते। पूरा विपक्ष बहिष्कार करता है, वो बहिष्कार में शामिल नहीं होते। तो पार्टी कह रही तो आपको भेजा किस बात के लिए? एक वक्त था जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच दूरी बन गई? फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस पर खामोश हैं, लेकिन उनके बाकी नेता राघव चड्ढा पर वैसे ही हमलावर है जैसे स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता अब राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के करीब हो जाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राघव चड्ढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। राघव चड्ढा संसद में पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते, सॉफ्ट पीआर वाले मुद्दे उठाते हैं, असली मुद्दे नहीं उठाते। बोलने के लिए मिलने वाले समय में समोसे सस्ते कराने लग जाते हैं। गुजरात में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोले। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो साइन नहीं किया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो वो पीएम मोदी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय देश छोड़कर चले गए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तो आरोप लगा दिया कि राघव चड्ढा जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। हालांकि खाली आम आदमी पार्टी में ही भूकंप नहीं आ रखा है। अभी बोलते बोलते यहाँ स्टूडियो की लाइटें हिल रही, लग रहा है भूकंप आया है। अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। पूरी पार्टी राघव चड्ढा पर हमलावर है। आरोपों की पूरी लिस्ट बना ली है, पार्टी विरोधी काम करने तक के आरोप लगा दिए। लेकिन राघव चड्ढा अलग लेवल पर है, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। आज उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे दी कि अपने अगले कदम के बारे में हिंट भी दे दिया। सुनिए एक बार। लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा कह रहे हैं वो वक्त आने पर सैलाब बन जाएंगे। तो किसको बहा के ले जाएंगे? ऐसा क्या करने वाले हैं? एक्शन होने के बाद राघव चड्ढा बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी के लिए उन्होंने इतने दिनों में किया क्या। अगर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था तो उन्होंने पार्टी के कौन से मुद्दे सदन में उठाए? जबकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कहां से कहां तक पहुंचाया। 2012 में राघव चड्ढा ने दिल्ली लोकपाल आंदोलन के दौरान राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 14 में आम आदमी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता बन गए। 2015 में पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीते। 2020 में ही दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में राज्यसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि वो सदन में कभी भी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते। कभी तो पार्टी की भी बात करेंगे। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। राघव चड्ढा अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद में ऐसे कई मौके आए जब राघव चड्ढा पार्टी के विप के खिलाफ चले गए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। समोसिਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ ਫਿਰ लगूगा नहीं, तो शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर बैक टू बैक फायरिंग करते जा रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन स्वाति मालीवाल पर आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ना उन्हें राज्यसभा से हटाया गया, जबकि यही स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर फायर रहती है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद वैभव कुमार को गिरफ्तार तक किया गया था। उन्होंने केजरीवाल पर यमुना नदी को नाला बनाने की अनुमति देने तक का आरोप लगाया। यमुना की सफाई के लिए आवंटित 7,500 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सफाई के मुद्दे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कचरा फेंका। अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में सरकारी कैंप कार्यालय को करोड़ों खर्च करके बंगले में बदलने का आरोप लगाया।
तो वो तो खुला आरोप लगा रही हैं, फिर भी उन पर एक्शन नहीं हुआ। राघव चड्ढा पे हो गया, लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अगला एक्शन स्वाति मालीवाल पर होगा। लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि बड़ी वजह यही है कि राघव चड्ढा बहुत दिनों से पार्टी के लिए पार्टी की आवाज नहीं बन रहे थे, और इसलिए वो नाराजगी का लेवल यहां तक पहुंच गया कि उन पर यह एक्शन है। अब सवाल यह कि क्या वो चुनाव के पहले बीजेपी या कांग्रेस में जाएंगे, ये वक्त बताएगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। भगवान राम के जीवन के बारे में हमारे दो बड़े धर्म ग्रंथ हैं, एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीदास जी की रामचरितमानस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी? लेकिन हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण खुद ही समुद्र में फेंक दी थी। इसकी वजह क्या थी, आज आपको इसके बारे में बताता हूं। रावण वध के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौट आए थे और हनुमान जी शिव आराधना के लिए हिमालय चले गए थे। हिमालय पर तपस्या करते हुए भी हनुमान जी को राम कथा याद आ रही थी। राम कथा को याद करते हुए हनुमान जी ने, कहा जाता है कि एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी। हनुमान जी की तरफ से रचित इस रामायण को हनुमद रामायण कहा गया। सालों की तपस्या के दौरान प्रतिदिन शिला पर नाखून से रामायण की संपूर्ण कथा लिखी गई। यह रामायण वाल्मीकि रामायण से पहले लिखी गई मानी जाती है और अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण थी। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण दिखाने हनुमान जी के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। वाल्मीकि जी ने हनुमद रामायण देखी तो वो निराश हो गए, क्योंकि उनकी रचना हनुमान जी की रचना के सामने फीकी लग रही थी। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की निराशा का कारण जानकर उन्हें आश्वस्त किया। एक कंधे पर हनुमद रामायण और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को लेकर समुद्र के किनारे चले गए। वहां हनुमान जी ने अपनी रचना को भगवान राम को समर्पित करते हुए वो पूरी शिला जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी वो उठाई और समुद्र में फेंक दी। कहते हैं कि कालिदास जी के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भाषा को समझा और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा ही लिखा गया। तो ये थी हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण की कथा की कहानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।